Hello guys, welcome back to my channel. My name is Vishal Agarwal. This video will be on regionalism topic. We'll see meaning of regionalism, what are the causes of regionalism, what are the impacts of regionalism, what measures we can take and what have been already took, and some conclusion for the regionalism answers. And we'll also see some previous year questions. तो regionalism होता क्या है? Regionalism एक ideology है based on which people seeks to advance the interest of that particular region. जहाँ पर लोग उस पर्टिकुलर रीजन में जो रहते हैं या कहीं और भी रहते हैं बट उस रीजन से उनको लव और अफेक्शन है, जिसके कारण वो रीजन को डेवलप देखना चाहते हैं, वो अच्छा देखना चाहते हैं या कुछ सेपरेट देखना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं रीजनलिज्म होता है. चलिए हम आगे एग्जांपल सर देखेंगे आगे. Regionalism is an ideology that seeks to advance the interest of a region. एक आइडियोलॉजी है जिसके अंडर पीपल जो रहते हैं उस रीजन में बाहर रहते हैं वो एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ रीजन, उस रीजन का जो अच्छा इंटरेस्ट है, पॉजिटिव इंटरेस्ट है, उसको बढ़ाना चाहते हैं. अब इसको पॉजिटिव सेंस में ये बोला जाता है, इट मींस पीपल्स लव फॉर द रीजन, कल्चर, लैंग्वेज एक्सेट्रा विद अ व्यू टू मेंटेन देयर इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी. अब कुछ जो पर्टिकुलर रीजन रहते हैं, अपनी जो एरिया का कल्चर है, उस एरिया का लैंग्वेज एक्सेट्रा है, वो सब चीज़ को इंडिपेंडेंट, उसकी आइडेंटिटी जो है उसको मेंटेन करके रखना चाहते हैं और उसको खोना नहीं चाहते हैं. इसलिए भी रीजनलिज्म उनके में एक लव अफेक्शन उस रीजन को लेकर रहता है क्योंकि वो आइडेंटिटी मेंटेन करना चाहते हैं. नेगेटिव सेंस में ये देखा जाता है कि कई बार एक्सेसिव हो जाता है ये रीजनलिज्म, ये अटैचमेंट. तो अटैचमेंट टू वंस रीजन इन प्रेफरेंस टू कंट्री और स्टेट, कई बार नेशन यूनिटी रहती है वो भी हार्म हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस रीजनलिज्म. इसका एक एग्जांपल ये है जब मनमोहन सिंह, आई थिंक, जब मनमोहन सिंह बांग्लादेश के साथ तीस्ता रिवर से रिलेटेड कुछ अग्रीमेंट करके आए थे, तो ममता बनर्जी ने उसको रिजेक्ट कर दिया था ड्यू टू सम वेस्ट बंगाल इंटरेस्ट. तो ये रीजनलिज्म का एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है. अब इसके एग्जांपल्स और भी हैं कि रीजनलिज्म कैन बी एविडेंट फ्रॉम लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स जो 1950s और 1960s में स्टार्ट हुआ था, जिसके कारण बहुत सारे नए नए स्टेट्स बने थे. इसमें फर्स्ट स्टेट जो था आंध्रा था, जो लिंग्विस्टिक बेसिस में क्रिएट किया गया था. फिर खालिस्तान मूवमेंट जो 1980s में हुआ था, उस वो भी रीजनलिज्म के कारण ही हुआ था. आज जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है, कुछ कुछ स्टेट्स है जहाँ पर रीजनलिज्म अभी भी चल रहा है. जैसे उल्फा एक सेपरेटिस्ट आउटफिट है जो आसाम में ऑपरेट कर रही है और आसाम को सेपरेट करना चाहती है इंडिया से. एक गोरखालैंड, गोरखाज हैं जो गोरखालैंड डिमांड कर रहे हैं. तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो रीजनलिज्म के कारण कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम रीजनलिज्म. बट जो इंडियन फेडरलिज्म है, इंडिया जो एज अ कंट्री, फेडरल कंट्री जहाँ पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग है, वहाँ पर रीजनल सेंटिमेंट्स को काफ़ी सालों से अकोमोडेट किया गया है, उनको भी उनकी आइडेंटिटी प्रोवाइड की गई है और उनको ना ही फोर्सफुली सेंट्रल जैसा एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट रहता है वैसा नहीं फॉलो किया गया है. तो अपन ने क्या देखा कि रीजनलिज्म एक आइडियोलॉजी दैट सीक्स टू एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ अ रीजन. मतलब उस रीजन के लोगों की एक ऐसी सोच है, एक उनकी फिलॉसफी है जो उस एरिया के इंटरेस्ट को एडवांस करने में रहती है हमेशा. अब इसके क्या क्या कॉजेज हैं, रीजनलिज्म क्यों होते हैं, हम ये देखेंगे. एक फर्स्ट कॉज है हिस्टोरिकल कॉज. इसमें ये बोला जा रहा है कि इंडिया इंटरनली डिवाइडेड इनटू स्मॉल टेरिटरी विथ हाई डाइवर्सिटी सिंस एंशियंट टाइम्स. सिंस एंशियंट टाइम में बहुत सारे अलग अलग किंगडम्स रहते थे, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स रहते थे. उसके कारण इंडिया इंटरनली बहुत सारे स्मॉल टेरिटरी में डिवाइड रहता था. उसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिटी थी. इसके कारण भी कहीं ना कहीं आज उस एरिया के लोग जो हैं उनको एक रीजनलिज्म वाली आइडियोलॉजी आ जाती है. उनको एक रीजन के टूवर्ड्स रीजन उनको बहुत है क्या बोलते हैं लव और अफेक्शन, अटैचमेंट हो जाता है. तो एक कॉज ये है कि हिस्टोरिकली इंडिया बहुत सारे छोटे छोटे टेरिटरी में डिवाइडेड था, उसके कारण रीजनलिज्म कहीं ना कहीं है. सेकेंड, जियोग्राफिकली रिवर्स, माउंटेन, वैलीज के कारण भी सर्टेन एरियाज आर आइसोलेटेड, सच एज जम्मू कश्मीर वैलीज के कारण आइसोलेटेड है. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बहुत कॉर्नर में, वो छोटा सा चिकन नेक एरिया है, वहां से रास्ता है, उसके कारण भी एक आइसोलेटेड है मेन स्ट्रीम इंडिया से थोड़ा सा. तो ये कहीं ना कहीं कॉजेज है जिसके कारण रीजनलिज्म प्रमोट हो रहा है या रीजनलिज्म अभी भी है, एक्सट्रीम रीजनलिज्म है. और
पॉलिटिकल थर्ड पॉइंट है कि पॉलिटिकल पॉलिटिकल डिक्लाइनिंग ऑफ आईएनसी पोस्ट 1967 led to emergence of regional political parties. I mean, post independence, INC was the only party who was ruling the country. मतलब वो सेंट्रल में तो थे ही स्टेट में भी मेजोरिटी जगह आईएनसी थी, जो आईएनसी की गवर्नमेंट थी वही फॉर्म हो रही थी. बट 1967 के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे रीजनल पार्टीज आने लग गई, उन लोग भी कोएलिशन बना के आगे बढ़ने लग गए, तो उनके एस्पिरेशंस डिफरेंट थे आईएनसी से. तो इसके कारण भी कहीं ना कहीं रीजनल लोग के रीजनलिज्म प्रमोट होने लगे, बिकॉज रीजनल लोग वहां का इंटरेस्ट देख के काम करने लग गए. Fourth point is economic. Uneven development of states, poor implementation of developmental schemes in certain regions led to underdeveloped areas like Vidarbha, Maharashtra. महाराष्ट्र में कई रीजन है, छत्तीसगढ़ बिफोर पार्टीशन, छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश का पार्ट था तो इस समय उसमें डेवलपमेंट उतना नहीं हो रहा था. बट अभी एट प्रेजेंट जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है मध्य प्रदेश से, तब से वो काफी डेवलप्ड हो गया छत्तीसगढ़. सिमिलरली विदर्भ में भी बहुत सारे ऐसे आ रहा है, विदर्भ को सेपरेट कर दो उस टाइप से, बिकॉज विदर्भ अभी अंडर डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र. तो इकोनॉमिक एक काफी इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट कि ये रीजनलिज्म प्रमोटर है, बिकॉज इस एरिया को डेवलप नहीं किया जा रहा, उस एरिया को डेवलप किया जा रहा है, ऐसी फीलिंग सारी लोगों में. फिफ्थ पॉइंट है डेमोग्राफिक. High migration result into outnumbering of indigenous or tribal population by the outsiders causes insecurity like in Jharkhand और गोरखालैंड. अब क्या हो रहा है कि माइग्रेशन बहुत ज्यादा कॉमन हो गया अभी, तो माइग्रेशन के कारण जो ट्राइबल पॉपुलेशन है या जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन जो पर्टिकुलर एरिया की है, उनकी जो नंबर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू माइग्रेशन. माइग्रेशन मतलब इतना ज्यादा हो गया कि वो वहाँ की जो ऑलरेडी रह रही पॉपुलेशन उससे भी ज्यादा हो गई. तो उसके कारण उनको इनसिक्योरिटी आ रही है कि हमको रिसोर्सेज कम मिलेगा या हमको गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसमें बेनिफिट कम मिलेगा. इसके कारण भी रीजनलिज्म कहीं ना कहीं प्रमोटर है कि आप अपने यहाँ जाओ, ये हमारा एरिया, हमारे हम लोग हिसाब से रहेंगे. इसका कहीं ना कहीं सन्स ऑफ सॉइल वाला भी पहले जो था वो भी कॉन्सेप्ट जो था वो यहीं से आता है. अब वायलेंट ग्रुप्स भी आ रहे हैं बहुत सारे, उसके कारण भी रीजनलिज्म कहीं ना कहीं बढ़ रहा है. राइज ऑफ वायलेंट ग्रुप्स सच एज उल्फा इन असम व्हिच वांट सेसेशन फ्रॉम इंडिया. इंडिया से अलग होना चाहते हैं, अपनी अलग कंट्री बनाएंगे बोल रहे हैं. तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं रीजनलिज्म अभी भी है. अब इंटर स्टेट डिस्प्यूट भी हो रहा है, इंस्टेंस ऑफ रिवर वाटर या बाउंड्री से रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट है, तो ये सारे केसेस के कारण भी रीजनलिज्म कहीं ना कहीं बढ़ रहा है. तो अपन ने देखा कॉजेस में क्या था, एक तो हिस्टोरिकल कॉज है कि पहले टेरिटरी अलग अलग थी उसके कारण हो गया. दूसरा जियोग्राफिकल हो गया कि रिवर माउंटेन वैलीज के कारण अलग अलग हो गया. पॉलिटिकल बोल रहे हैं कि जब आईएनसी 1967 के बाद डिक्लाइन करने लग गई तो बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, तो उनके अलग अलग एस्पिरेशन से, उनके अलग अलग नीड्स से, उनके अलग अलग डिमांड से उस हिसाब से काम करने लग गए हम लोग. इकोनॉमिक कॉज जैसे कुछ कुछ एरिया पर्टिकुलर में विदर्भ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पर अंडर डेवलप्ड थे, तो उन लोग सेपरेशन चाहने लग गए. उनको लगा कि हमारे एरिया डेवलप नहीं हो रहा, बाकी जगह डेवलपमेंट हो रहा है, उसके कारण भी. अब डेमोग्राफिक जब बाहर की पॉपुलेशन वाले ज़्यादा आ गए हमारे स्टेट में, हमारे रीजन में, उसके कारण हमको रिसोर्सेज शॉर्ट हो गया, तो उसके कारण भी रीजनलिज्म कहीं ना कहीं रहता है. वायलेंट ग्रुप्स हो गए, लोग अलग कंट्री बनाना चाहते हैं, उसके कारण है. इंटरस्टेट डिस्प्यूट हो रहा है, जैसे रिवर वाटर डिस्प्यूट हो रहा था अभी कर्नाटका, गोवा में, तमिलनाडु, ये सब तीनों स्टेट का, तो यहाँ वाला इश्यू हो गया. बाउंड्री डिस्प्यूट हो जाता है. अब हम ये देखेंगे इससे नेक्स्ट देखते हैं. अब कॉन्स्टिट्यूशन में इस रीजनलिज्म को मेंटेन करने के लिए उसके लिए भी कुछ प्रोविजंस है, जैसे regions under fifth and sixth schedule enjoy certain autonomy which give them scope to maintain their own culture and develop according to their own needs. मतलब फिफ्थ एंड सिक्स रीजन में जो एरिया है वहाँ पर उनको कुछ ऑटोनॉमी, एक्स्ट्रा ऑटोनॉमी दी गई है, जिसके कारण वो अपना कल्चर और जो डेवलपमेंट है उसको अपने हिसाब से चला सके. 73rd and 74th amendment act as a further address the regional aspiration by developing power and resources to be used. Similar to वही है, fifth and sixth schedule, 73rd and 74th amendment acts. Provision of PESA Act is a step towards bringing reconciliation with the regional aspiration. PESA Act जो 1996 पास हुआ था वो भी एक तरीके से रीजनल एस्पिरेशंस को फुलफिल करने में कहीं ना कहीं एक अच्छा मेजर दिया गया है. अब व्हाट इम्पैक्ट देखते हैं कि रीजनलिज्म का क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है एक्चुअल में.
रीजनलिज्म के क्या इम्पैक्ट हो रहा है, एक तो पॉजिटिव ये हो रहा है कि इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटी स्पेशली इन सेपरेट स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि छत्तीसगढ़ पोस्ट पार्टीशन काफी अच्छा डेवलप हो रहा है। सेकेंड, मेक्स फेडरल सिस्टम मोर स्ट्रॉन्गर, इसके कारण फेडरल सिस्टम मोर स्ट्रॉन्गर। अदरवाइज अगर सिर्फ एक ही पार्टी रूल करते रहेगी, रीजनल एस्पिरेशन को फुलफिल नहीं किया जाएगा, तो काइंड ऑफ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हो जाएगी, दैट इज नॉट गुड। सो डिक्लाइन इन अथॉरिटेरियन और वन पार्टी रूल इज द थर्ड पॉइंट। Fourth, better fulfillment of aspirations of regional political parties and local people. अब जो लोकल लोग हैं उनको अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी जो उनकी नीड्स है वो ज़्यादा अच्छे से पता रहेगी, तो वहाँ के जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज रहेगी वो बेटर फुलफिल कर पाएगी उनकी नीड्स और क्या बोलते हैं उनकी डिमांड्स को। सो पॉजिटिव में ये है कि डेवलपमेंट एक्टिविटी बढ़ जाती है, फेडरल सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करता है, अथॉरिटेरियन वन पार्टी रूल को कम कर रहा है, बेटर फुलफिलमेंट ऑफ एस्पिरेशन, जो रीजनल लोगों की एस्पिरेशन है उनको अच्छे से फुलफिल कर पाएंगे। नेगेटिव क्या है कि इसके डेवलपमेंट पे भी एडवर्स इम्पैक्ट होता है। जैसे दार्जिलिंग का जब लॉकडाउन हुआ था, गोरखा आर्मी किया था, तो उसके कारण वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी बिगड़ गई थी। सेकेंडली, जब दंतेवाड़ा सुकमा एरिया जो है छत्तीसगढ़ का, यहाँ पर भी ड्यू टू रीजनलिज्म काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, तो वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती है बिकॉज वहाँ पर सेपरेटिस्ट नहीं बोल सकते हैं, कुछ वायलेंट ग्रुप्स हैं, वो लोग एक्टिव हैं। Second point, result into coalition form of government which might result into horse trading. अब रीजनल एस्पिरेशन में कोई ऐसी बड़ी पार्टी तो होती नहीं है जो एक ही पार्टी होगी जो पूरे गवर्नमेंट में अपना मेजोरिटी लेगी, तो उसके कारण क्या होता है, कोलिशन में लग जाते हैं। कोलिशन में हॉर्स ट्रेडिंग काफी प्रिवेंट हो जाती है, जब एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लेजिस्लेटिव जो मेंबर्स रहते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ सीट्स ऑफर करती है, कुछ ब्राइब समथिंग रहता है। अब थर्ड पॉइंट है कि सेपरेशन डिमांड करने लग जाता है, जैसे विदर्भ रीजन है जो सेपरेशन डिमांड कर रही है महाराष्ट्र से, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स होने से फेडरलिज्म भी मेसअप हो जाएगा अगर अब प्रॉपरली एरिया नहीं रहेगा तो उनके पास काम करने के लिए। फोर्थ, फेडरलाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, लाइक ममता बनर्जी से मैंने पहले डिस्कस किया था कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें फेडरलाइजेशन हो जा रहा है। ममता बनर्जी डिनाइड ट्रीटी ऑफ तीस्ता रिवर अग्रीड बाय मनमोहन सिंह। Before UT of Jammu Kashmir, it poses serious threat to nation unity and integrity. जब जम्मू कश्मीर यूटी अभी अभी बना, जब यूटी नहीं था तो रीजनलिज्म के कारण काफी नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी को थ्रेट कर रहा है। तो नेगेटिव में हमने देखा कि डेवलपमेंट पे नेगेटिव एडवर्स इम्पैक्ट भी होता है इसका, कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने लग जाती है, सेपरेशन डिमांड करने लग जाते हैं, फेडरलाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी हो जाता है। बिफोर यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर इट पोजेस सीरियस थ्रेट टू नेशन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये भी देखा हमने। आगे देखते हैं अब इसके लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं टू प्रमोट इवन डेवलपमेंट ऑफ नेग्लेक्टेड एरिया जो है, जहाँ पर अंडर डेवलप्ड है अभी, वहाँ पर भी प्रॉपर फोकस करें, वहाँ उनको भी अच्छे से डेवलप करने की कोशिश करें। उनको दे शुड द पीपल ऑफ दैट एरिया शुड फील दैट दे आर मेन, दे आर द पार्ट ऑफ नेशनल मेन स्ट्रीम। और सेकेंड पॉइंट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लेस इंटरफेरेंस इन स्टेट पॉलिटिक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है कि पॉलिटिशियन शुड बी प्रोहिबिटेड टू रेज रीजनल सेपरेशन। जो पॉलिटिशियंस रहते हैं या जो कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा उनका, उसमें ये स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करना चाहिए कि आप रीजनल सेपरेशन या रीजनलिज्म से रिलेटेड मैटर को ज़्यादा एक्सट्रीमली रेज ना करें। Regular public investment by central government on development of rural infrastructure, poverty eradication, education, health, family planning, etc. Example मनरेगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको रूरल एरिया को अच्छे से डेवलप करना चाहिए, जैसे वो रीजनल फीलिंग, वो अंडर डेवलपमेंट वाली फीलिंग उनके में आए ना। एंड फिफ्थ, फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस बढ़ाना चाहिए टू नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एंड स्ट्रीमलाइनिंग द लाइसेंसिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कर सकते हैं, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाएं, उसके कारण फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस कहीं ना नहीं बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं बैंकिंग से रिलेटेड। आगे देखते हैं। अब कंक्लूजन ऐसा लिखा जा सकता है इसका, रीजनलिज्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा। रीजनलिज्म इज अ वॉलंटरिस्टिक एंड नेचुरल phenomenon which led people to express their social existence and not always parallel to nation unity. Hence,
it is important to learn to live with regionalism without affecting the unity of a nation. इसका मतलब ये बोला कि रीजनलिज्म एक वॉलेंटरिस्टिक एक्ट है और नेचुरल है, जो लोगों को अपने सोशल एग्जिस्टेंस को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है, एंड ये हमेशा नेशन यूनिटी के अगेंस्ट में नहीं रहेगा। कई बार जैसे हमने देखा था पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहते हैं। हेंस इट इज इम्पॉर्टेंट टू लर्न टू लिव विद रीजनलिज्म, मतलब आज के टाइम में इंपॉर्टेंट है कि आप रीजनलिज्म के साथ रहें विदाउट अफेक्टिंग द यूनिटी ऑफ नेशन। नेशन की यूनिटी को विदाउट अफेक्ट करते हुए आप रीजनलिज्म को साथ रह सकते हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखेंगे कि कुछ पहले भी इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे 2016 में आया था कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ रीजनलिज्म, is it that unequal distribution of benefits of development on regional basis eventually promotes regionalism? Substantiate your answer. 2008 2008 में आया था discuss the problems in achieving national integration in India. 2007 में आया था what is regionalism and which way regionalism has affected the Indian policy. You can use above content to write and try to write these questions. Thank you.